ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान संबंध और शिंजो आबे की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक शीलकांत शर्मा और पत्रकार नीलोवा रॉय चौधरी। आज सुबह एक अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली इंसिडेंट में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उनकी कुछ देर पहले मृत्यु हो गई है। भारत के साथ जापान के बहुत ही बढ़िया जो संबंध इन दिनों हैं, कुछ हद तक पूर्व प्रधानमंत्री आबे के एफर्ट्स के दौरान हुए हैं और उनकी निजी जो एक इन्वॉल्वमेंट थी भारत की वृद्धि और डेवलपमेंट के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपसी संबंध भी बहुत ही गहरे और अच्छे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज बहुत गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने इस दुर्घटना के बाद। और कल भारत में एक दिन की नेशनल मॉर्निंग का ऐलान किया गया है। शीलकांत एम्बेसडर शर्मा, आप प्लीज हमें बताएं कि भारत और जापान के संबंध पूर्व प्रधानमंत्री आबे ने किस तरह से बढ़ावा दिया, कैसे उन्होंने भारत पे इतना फोकस डाला। हाँ नीलोफा, हम असल में इस समय भारत में गहरे सदमे में हैं। एक बहुत धक्का पहुंचा है, बहुत दुख हुआ है भारत को। मेरी दृष्टि में उनके इस अचानक उनके ऊपर हमला होने के बाद और उनकी स्ट्रगल करने के बाद उनको गोलियों के शिकार होना पड़ा और अंततः दोपहर में जो खबर आई है उसमें उनकी जान चली गई है। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखदायक है और हम इस समय जो एक संवेदना और एक दुख का, शोक का जो प्रकट कर रहे हैं वो तो है ही है। और जो हम लोग जिस बात पे इस समय चर्चा कर रहे हैं वो भी एक तरह से हमारी कृतज्ञता की द्योतक है। हम इस एक महान नेता के लिए गहरी कृतज्ञता अनुभव करते हैं और उस कृतज्ञता के साक्ष्य में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कितना बड़ा काम उन्होंने किया जिससे भारत और जापान के परस्पर संबंध इतने प्रगाढ़ और इतने सशक्त हुए हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक सर्वांगीण दृष्टिकोण लिया जो सभी दिशाओं को प्रभावित करता था। भारत के साथ उन्होंने व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी में बढ़ाने के लिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो विभिन्न पहलू हैं उनमें सहयोग करने के लिए, साझा करने के लिए और भारत में उनके नेतृत्व में जो द्विपक्षीय शिखर वार्ताएं होती रहीं उनमें साल दर साल हम लोग आगे बढ़ते रहे और जापान की सारी जो औद्योगिक क्षमताएं हैं और जापान एक उन्नत राष्ट्र है तो उसकी जो कहना चाहिए ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसको उन्होंने बाकायदा भारत के लिए खोल के रखा और भारत और जापान के बीच में उन्होंने, जैसा कि उन्होंने कहा था कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ ओशंस, तो एक तरह से जिस तरह से समुद्र मिलते हैं वैसी भारत की अपार जो जनसंख्या है और इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत की लीडरशिप, हमारे प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच में इस व्यापक विशद सिविलाइजेशनल कनेक्शन का भी उन्होंने खूब विस्तार किया, प्रस्तार किया और उसको गहरा किया। अब इस समय एकदम से डिटेल देना तो थोड़ा सा लगता है आउट ऑफ प्लेस भी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि 1400 से ज्यादा जापानीज कंपनीज भारत में इस समय हैं और कुल 2000 से 2019 तक भारत का 19 के बाद तो 20-21 में ये कोविड के कारण सब चीज एक अलग मंथर गति में पड़ गई थी, तो तब तक करीब $39 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ था भारत में और भारत और जापान का जो व्यापार है वो भी करीब $18 बिलियन का है और वृद्धि की तरफ जा रहा है। और भारत में उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं जापान ने वो भी इनके ही नेतृत्व में हुए हैं लगातार। और फिर वो जब आए थे भारत पहले तो एक साधारण व्यक्ति की तरह आए थे और जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे और 2001-2 में भारत आए थे वो, और उसके बाद 6 और 7 में प्रधानमंत्री थे वो और उसके बाद 12 से 20 तक तो विभिन्न अपनी रूप में विभिन्न। तो हमारे संसद में भी उन्होंने एक काफी महत्वपूर्ण एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने अपने दोनों देशों के लिए संबंध बढ़ाने की जो उन्होंने एक विजन जैसे कि रखा था भारतीय संसद में, उसके बारे में अगर आप कृपया थोड़ा बताएं। हाँ, ये हिंद प्रशांत जो नाम दिया उन्होंने, पहले इसको एशिया पैसिफिक कहते थे लेकिन उन्होंने इंडो पैसिफिक नाम उनका ही दिया हुआ है और इसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे ये दो महासागर जो हैं इनके बीच में एक कॉन्फ्लुएंस हो सकता है और उन्होंने ही जो भारत और जापान के जो संबंध हैं
उनको एक जियो स्ट्रैटेजिक और जियो इकोनॉमिक रूप दिया कि आर्थिक रूप से भी, एक सामरिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी इस महाद्वीप में उन दोनों संबंधों का की कितनी महत्ता है। वो न केवल दोनों के परस्पर हितों का संवर्धन करेंगे, बल्कि एक तरह की स्थिरता और एक एक रूल बेस्ड, मतलब एक नियमों के हिसाब से चलने वाली एक न्याय परक व्यवस्था जो एशिया में होगी, उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये उनकी जो धारणाएं थी, उनकी जो सोच थी, वो सोच भारत के लिए बहुत ज्यादा हितकारी रही है। और उस सोच में हमारे प्रधानमंत्री की सोच मिल गई और दोनों के बीच में जो एक तरह की झंकार हुई, अनुनाद हुआ, रेजोनेंस जो हुआ, वो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न पहलुओं में हमारे द्विपक्षीय संबंधों के बराबर परिलक्षित होता है। और ये भी देखा जाता है कि अब सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, पर संबंध जो है भारत और जापान के डिफेंस स्ट्रेटेजिक धारणाओं में भी अब काफी संबंध आने लगा है। तो वो पूर्व प्रधानमंत्री आबे जी की जो सोच थी कि जापान दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो एक दबा हुआ सा देश था, जिनको कभी सेल्फ डिफेंस के सिवाय कुछ वेपन या डिफेंस की कोई उनको परमिशन नहीं दिया गया था, तो आबे साहब इस तरफ भी, मतलब अपने देश के स्वाभिमान के लिए इस तरफ भी घूम रहे थे और भारत के साथ संबंध डिफेंस की ओर भी उन्होंने काफी बढ़ावा दिया था। जी हाँ, ये पहले जापानीज लीडर थे जो 21वीं शताब्दी में जापान को उस युद्धोत्तर अपराध भावना से और युद्धोत्तर, जिसे कहना चाहिए एक सेकेंडरी पावर बन के रहने की जो उनकी एक बन गई थी फितरत, उससे बाहर निकाला और उन्होंने जापान को लाया। जो क्वाड है उसका भी उन्होंने काफी गहराई से उसका विवेचन किया और उसको उन्होंने सपोर्ट किया। तो आज जहां पहुंचा है क्वाड, उसमें भारत और जापान के कोऑपरेशन से ही वो जो सब्जेक्ट्स हैं उसके क्वाड के अंतर्गत वो मजबूत होंगे और उसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके ये जो क्वाड है, ये एक धनात्मक, रचनात्मक, एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा इस एशिया में, इस क्षेत्र में। और इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उनकी भूमिका नितांत महत्वपूर्ण रही है, मौलिक रही है। फिर एक चीज और मैं कहूंगा, जैसे भारत का इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो विजन है, उसको भी जापान ने तत्काल समर्थन दिया और जापान उसका मेंबर बन गया। तो उस समय शिंजो आबे साहब ही प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो भी हमारे हित में है उसको अच्छी तरह समझा और हमारे भारत के और जापान के पारस्परिक हितों को निरंतर संवर्धित किया और उनको एक नए धरातल पे लाया, उस धरातल पे जहां से हम आगे दूर तक देख सकते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे ग्रीन लाइफ की बात हो, एनर्जी के सस्टेनेबिलिटी की बात हो, उन सभी दिशाओं में आगे बढ़ने की बात है और उसमें जापान निरंतर भारत के साथ है। ये धरातल पे उन्होंने पहुंचा दिया था भारत और जापान के संबंधों को। और भारत के जो पूर्वोत्तर जो प्रांत हैं, जहाँ पे काफी डेवलपमेंट के जो मुद्रा राशि जापान ने वहाँ पे लगाने की फैसला किया हुआ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट में सिवाय जापान के भारत ने भी किसी और को प्रवेश करने नहीं दिया, मुद्रा वहाँ पे लगाने नहीं दिया। तो ये भी एक और इंडिकेशन है कि भारत और जापान के संबंध कितने गहरे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। पूर्व प्रधानमंत्री आबे के कार्यकाल में जापान ने भारत की इन प्राथमिकताओं को बखूबी समझा और जैसे आपने कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसके विकास के लिए भारत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में निरंतर तत्पर है और इस तत्परता का जापान ने भी पूरी तरह से स्वागत किया और उसमें सहयोग करके उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे हैं वो। धन्यवाद एम्बेसडर शीलकांत शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बहुत ही दुखद दिन है, जैसे आपने कहा, भारत और जापान के लिए, और हम एक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं इस दुखद मौके पे और उनके लिए संवेदना भी देना चाहते हैं उनके देश को, उन जापानीज लोगों के लिए भी जिनके वो प्रिय नेता थे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत जापान संबंध और शिंजो आबे की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक शीलकांत शर्मा और पत्रकार निलोवा रॉय चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।